हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पूरे बुक का एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे और कुछ चीजें हैं जो सिलेबस में पढ़नी है, कुछ चीजें नहीं पढ़नी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें एक क्विक थ्रू रिवीजन हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या आता है क्वेश्चन, व्हाट इज इंटेलिजेंस। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब बस इतना सा है कि किसी भी व्यक्ति या मशीन का वह एबिलिटी जिसके थ्रू वो किसी नई इंफॉर्मेशन को सीख सके और साथ ही साथ उसको याद रख सके, और जब जरूरत पड़े तो जो इंफॉर्मेशन वो सीखा है या फिर जो भी चीजें वो सीखा है उसको किसी नए चीज पे अप्लाई कर सके, उसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो अगर इसके उस पे जाते हैं, हम लोग डेफिनेशन में जाते हैं, तो यहाँ देखते हैं येलो कलर में, ability to perceive or infer information and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behavior within an environment or context is known as intelligence. Okay? तो अगर हम किसी मशीन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी ला देते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को परसीव कर पा रहा है, साथ ही साथ उसको रिटेन कर पा रहा है, यानी परसीव यानी सीख पा रहा है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पा रहा है इस इंफॉर्मेशन को, और उससे जो नॉलेज गेन कर रहा है उसके आधार पे या उसके बेसिस पे वो नए कॉन्टेक्स्ट में या फिर नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, उसी क्षमता को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर ये आर्टिफिशियली हम लोग मशीन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ह्यूमन में तो पहले से पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस के फॉर्म दिए गए हैं, जैसे मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। इसके थ्रू क्या होता है, अगर कोई पर्सन क्या करता है कि रेगुलेट कर सकता है, कैलकुलेशन वगैरह कर सकता है, तो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा। अगला क्या है, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में क्या है, लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है। जैसे वो किसी लैंग्वेज को बोल पा रहा है, समझ पा रहा है और अपने लैंग्वेज से लोगों को प्रभावित कर पा रहा है, तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये अगला है स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम ढेर सारी चीजों को जब देखते हैं तो उसके बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, उसका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगला है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो अपने अंग हमारे होते हैं, जो भी हमारे मतलब हाथ पांव लिम्स वगैरह जो भी होते हैं, उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना इंटेलिजेंस दिखा सकते हैं। अगला है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखो अगला क्या है यहाँ पे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या सीन है कि देखो म्यूजिक भी होता है ना, हम लोग देखते हैं कि कई सारे हर सारे जो गाने होते हैं उसके धुन वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी वो भी बहुत दिमाग लगा के क्रिएट किया जाता है। जैसे कि कोई हम अगर मान लो कोई गाना सुनते हैं और उसके धुन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, या फिर अपने से नया एक धुन बना लेते हैं, कोई नया गाना या नया टोन सेट कर देते हैं, तो उसके लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए होता है वो भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आता है, ठीक है। उसके बाद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज से जानते जाओ, एक मिनट। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्या क्या उसके अंदर वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, इसके बारे में भी नॉलेज रखता है, और अपने खुद की फीलिंग्स वगैरह के बारे में अगर नॉलेज रखता है। जैसे मशीन वगैरह क्या है, खुद की फीलिंग्स के बारे में थोड़ा सा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना डेवलप नहीं हुआ तो वो लोग लगा नहीं पाता है पता। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। अगला क्या आता है, ये ये वाला इसके अंदर क्या है, एडिशनल कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस दैट रिलेटिंग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअल लेवल पे और रिलीजियस लेवल पे, अब मशीनों का कोई धर्म नहीं होता है अपना, हर एक व्यक्ति का धर्म होता है कुछ ना कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ इंटेलिजेंस होता है। फिर अगला क्या है, अगला यहाँ पे तुम्हारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो अपने नेचर के साथ यानी सराउंडिंग के साथ जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसको प्रोसेस करता है और उसके साथ रिएक्ट करता है, उसको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हेन ए मशीन पॉजेस एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन ट्रैक। देखो मिमिक ह्यूमन ट्रैक, ये कई बार मैंने क्लास में पढ़ाते हुए मिमिक मिमिक वर्ड यूज किया था। मिमिक ह्यूमन ट्रैक्स दैट इज मेक डिसीजन, प्रेडिक्ट द फ्यूचर, लर्न एंड इम्प्रूव ऑन इट्स ओन, इट इज सेड टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि अगर वो ह्यूमन को मिमिक का मतलब जैसा ह्यूमन करता है सेम कुछ वैसा ही करने लगे, खुद का डिसीजन लेने लगे, प्रेडिक्शन फ्यूचर का प्रेडिक्शन अगर करने लगे, साथ ही साथ अपने आप को इंप्रूव करने लगे, तो इस एबिलिटी को ही क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जब भी मशीनों में ये एबिलिटी आती है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने लगा जाता है, ठीक है। अब बात आता है कि हाउ डू मशीन बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आदमी कैसे इंटेलिजेंट होता है।
वो कई सारी चीजों को सीखता है और सीखते सीखते फिर एक एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है कि वो नई चीजों को, नॉलेज को गेन किए नॉलेज को अप्लाई करता है, उससे तो इंटेलिजेंट बन जाता है। उसी तरह यहाँ पे आ गया है कि यहाँ पे देखिए, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। मशीन ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट वंस दे आर ट्रेन्ड विद सम इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ देम दे अचीव देयर टास्क। ठीक है, अगर हम उसको ट्रेन कर दे किसी मॉडल के थ्रू, जैसे आदमी में क्या होता है, सीखते सीखते सीखता है, कई सारी चीजों की ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद उसके अंदर इंटेलिजेंस आती है। उसी तरह मशीन के अंदर भी क्या है, उसको कई सारे डाटा मॉडल्स के थ्रू अगर हम उसको ट्रेन कर देंगे तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिहेवियर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब अगला है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराउंड अस। तो क्या क्या एप्लीकेशन है, तो गूगल जो सर्च इंजन करते हैं वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और साथ ही साथ वॉइस असिस्टेंट जैसे कि ये सीरी हो गया, साथ ही साथ एलेक्सा हो गया, या फिर आपका गूगल नाउ हो गया, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है। और साथ ही साथ गूगल मैप जो होता है, क्योंकि वो हमको सबसे बेस्ट रूट जो होता है उसको सजेस्ट करता है, वो भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ठीक है, क्लियर। और गेमिंग एक्सपीरियंस में भी, फीफा वगैरह में भी जो स्पोर्ट्स वाला होता है उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक, और साथ ही साथ ढेर सारा जो ई कॉमर्स वेबसाइट होता है जो हमको सजेस्ट करता है कि कौन सा हमारा पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उसके अकॉर्डिंग में डाटा को एनालाइज करके हमको सजेस्ट करता है। तो ये भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन यानी एग्जाम्पल, या जहां जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये स्नैपट्यूब है आपका, ट्विटर, ये क्या ट्विटर है, और ये क्या है यूट्यूब। इन सब में भी क्या है, फैमिली सजेशन के लिए यूट्यूब में देख लिया जाए तो जो भी हम लोग प्रोग्राम वगैरह सजेस्ट करता है या फिर जो भी हम सर्च करते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ क्या है, ये रोबोट, ये सोफिया इसका नाम है। इसका क्या नाम है, इसका नाम सोफिया है। ठीक है, तुम जानते ही होंगे, पहले नहीं जानता हूँ, कुछ लोग जानता होगा। ठीक है, और साथ ही साथ वेदर फोरकास्ट में क्या होता है, वेदर फोरकास्ट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इधर। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नॉट एन एआई, मतलब कि क्या एआई है और क्या एआई नहीं है। कई सारे मशीनें, अब हम लोग क्या देखें कि कोई काम अगर खुद से कर लेता है उसको एआई कहते हैं, नहीं। जैसे कि क्या है, ये क्या है, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन खुद से कपड़ा धो लेता है, लेकिन इसमें ह्यूमन टच की आवश्यकता होती है, ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है। बिना ह्यूमन के इंटरेक्ट किए हुए अपने आप सब कुछ नहीं कर लेता है। तो ये क्या है, एआई नहीं है, ऑटोमेटिक है लेकिन एआई नहीं है। ठीक है, अब मान लो एसी है, एसी का रिमोट क्या है, रिमोट कंट्रोल से उसको तुम कंट्रोल कर लेते हो, अपने आप को ठंडा करना शुरू कर देता है, और या फिर अपने आप को कंट्रोल कर भी लेता है, क्या कहते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो वो एआई नहीं है कंप्लीटली, क्योंकि उसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन जरूरी होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो वैसी सारी चीजें जो कंप्लीटली बिना ह्यूमन के सपोर्ट के खुद से कोई चीज सीख ले और खुद से उसको अप्लाई करके खुद से डिसीजन मेकिंग कर ले, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और अगर कहीं मैकेनिकल वर्क हो रहा है, वहां पे कोई इंटेलिजेंस का यूज नहीं हो रहा है, या फिर इंटेलिजेंस हो रहा है एक लिमिट तक यूज हो रहा है, उसके बाद ह्यूमन की इंटरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो वो चीज एआई नहीं है। ये समझ में आ गया आपके, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एआई, एमएल और डीएल। ठीक है, यहाँ पे देखिए एआई, एमएल और डीएल। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मतलब मशीन लर्निंग, डीएल मतलब डीप लर्निंग। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये तीनों चीजें क्या हैं, क्या ये एक ही चीज है या फिर अलग अलग है या फिर क्या है। तो इसका जवाब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अभी आगे। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बड़ा वाला सर्किल है, उसके अंदर मशीन लर्निंग है, उसके अंदर मशीन लर्निंग है, और मशीन लर्निंग के अंदर क्या है, डीप लर्निंग है। अब इसको फिगर से हम समझा दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, किसी भी मशीन का वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो ह्यूमन को मिमिक करता है, यानी ह्यूमन के जैसा व्यवहार करता है, खुद से डिसीजन ले पाता है, खुद से चीजों को कर पाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गॉड लेवल हो गया, वो सारा काम कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक, लेकिन उसके अंदर ही क्या होता है, मशीन लर्निंग होता है। मशीन लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि वो, अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि हम पहले से ही बता सकते हैं कि ये काम कर लो, उसको भी अगर लर्न कर जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन ढेर सारा डाटा हम उसको दे दिए कि ये देख लो कि ये डाटा है, ऐसे ऐसे काम किया जाता है, इसको देख देख करके तुम काम करो। तो जब डाटा से कुछ सीखता है तो उसको क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक, लेकिन मशीन लर्निंग लर्न करते 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 इसके अंदर क्या है कि एबिलिटी आ जाती है कि वो
इस डाटा के बेसिस पे ना करके हट करके इस डाटा से जो नॉलेज गेन किया उसके बेसिस पे एक नया एल्गोरिदम खुद से बनाने लगे तो उसको डीप लर्निंग कहते हैं। समझ में आ गया? तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, इधर इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो क्या करता है, ह्यूमन के जैसा बिहेवियर देने लगता है, सोचने समझने की क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन ये सोचने समझने की क्षमता जो है वो किसी ढेर सारे डाटा को देख करके, और जैसे हम लोग देख देख करके सीखते हैं ना, कई सारी चीजें हम लोग देख देख के सीखे हुए हैं, जैसे बोलना देख करके सीखे, नाचना गाना चलना कूदना सब देख के सीखे हैं। तो वो क्या है, मशीन लर्निंग है, डाटा देख रहा है उसे सीख रहा है, मशीन लर्निंग। और जिस वजह से क्या है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर आया, ठीक है। अब एक और चीज, तो क्या हम जिंदगी में जितना काम करते हैं सब किसी ना किसी का देखा हुआ है? कुछ तो हम खुद का भी करते हैं ना, कुछ नया चीज भी तो कोई खोज लेता है, कोई नई जानकारी या नया गाना या नया कुछ अपना बना लेता है। तो यानी जब डाटा से सीखते सीखते उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि वो खुद से अपना एल्गोरिदम बनाने लगे, ठीक है, यानी जो चीज क्रिएट कर रहा है वो किसी और के जैसा ना हो, तो उसको डीप लर्निंग कहते हैं। समझ में आ गया बात? तो ये अंतर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट एआई डोमेन के बारे में देखने वाले हैं। पहला क्या है, डाटा साइंस, दूसरा कंप्यूटर विजन, तीसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब देखते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो डाटा साइंस क्या है, जब ढेर सारे डाटा को प्रोसेस करने वाला जो भी स्ट्रीम होता है, जिसके थ्रू जो हम ये पढ़ाई करते हैं कि ढेर सारे डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाए, उसके से थ्रू कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, इस वाली चीज को डाटा साइंस कहते हैं। डाटा साइंस का एग्जांपल क्या है, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या फीचर उसमें कंपेयर करते हैं दूसरे मोबाइल से। तो वो कैसे कंपेयर कर पाता है, क्योंकि उसके पास ढेर सारा डाटा है, वो सारे डाटा को एनालाइज करता है। और जैसे मोबाइल का स्पीकर का क्वालिटी है तो स्पीकर का क्वालिटी सारे मोबाइल का ले करके कलेक्ट करके दिखा देता है। प्राइस की बात होती है तो प्राइस आ जाता है, ठीक है। अगला क्या है, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या है, कंप्यूटर विजन वो एबिलिटी होती है किसी भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके थ्रू वो क्या है, विजुअल चीजों को देख करके उसके अंदर की चीजों को समझ पाता है। यानी विजुअली चीजों को जब समझने लगे तो कंप्यूटर विजन कहा जाता है, यानी किसी पिक्चर से कुछ चीजें डाटा को इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, और मोबाइल में जो फेस लॉक स्मार्टफोन आता है वो हो गया, ठीक है। अगला आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है कि जब हम क्या करते हैं, आपका नेचुरल लैंग्वेज जो वो स्ट्रीम है जिसके थ्रू क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की वर्बल और ये क्या कहते हैं आपका ह्यूमन का स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन को समझने लगता है। यानी कुछ लिख करके हम उसमें सर्च करते हैं तो वो समझ जाता है कि हमको क्या चाहिए, या फिर हम वॉइस कमांड के थ्रू अगर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसको वो समझ जा रहा है तो उस एबिलिटी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। इसके अंतर्गत नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इमेल फिल्टर वगैरह का एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, स्मार्ट असिस्टेंट का, ठीक है। एआई एथिक्स क्या होता है, देखिए आजकल की दुनिया में क्या है ना कि हम बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसमें दिक्कत एक ये होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लेवल पे हाई हो गया और कहीं वो ह्यूमन को हार्म ना पहुंचा दे, ठीक है, क्लियर। तो वो सारी चीजें जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसलिए डाली जाती हैं ताकि वो एथिकल बिहेवियर करे, उसको एआई एथिक्स कहा जाता है, क्लियर। वो कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना किसी को स्प्रेड करे, किसी ह्यूमन को हार्म ना पहुंचाए, या फिर वो डाटा जो भी सीख रहा है उसे गलत प्रेडिक्शन ना देने लगे, उसी को एआई एथिक्स कहा जाता है, क्लियर। एआई एथिक्स का ही एक पार्ट है डाटा प्राइवेसी। क्या है डाटा प्राइवेसी, मतलब अब सब जब एआई किसी से सीखता है, डाटा से सीखता है, वो जितना ज्यादा आपके बारे में डाटा कलेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा वो आपके बारे में कुछ कर पाएगा, आपको हेल्प कर पाएगा, या किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिसीजन या फिर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट तभी दे पाएगा तो उसको डाटा मिलेगा। और डाटा वो कहीं ना कहीं से कलेक्ट करता है, आपका डाटा, हमारा डाटा, या फिर अगर कोई भी डाटा कलेक्ट करता है। अब जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा को कलेक्ट कर रहा है तो डाटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। कहीं वो डाटा को किसी और को ना बताना शुरू कर दे, या फिर कोई उसको लीक ना हो जाए, कहीं से डाटा कलेक्शन कोई ना कर ले, तो उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एआई एथिक्स में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि वो डाटा आपसे कलेक्ट करे वो सिर्फ आपके ही सजेशन के लिए और आप ही की चीजों के लिए यूज करे, या फिर किसी और चीज के लिए भी यूज करे, लेकिन वो थर्ड पार्टी को बेचे ना, या फिर आपकी प्राइवेसी को मतलब कि खत्म ना करे, ठीक है, क्लियर। अगला देखते हैं, एआई बायस क्या होता है। एआई बायस में क्या होता है कि जब मशीन किसी गलत डाटा से ट्रेंड हो जाता है, या फिर डेवलपर
कि एल्गोरिदम में कुछ गलती हो जाती है, उसके बेसिस पे वो क्या करता है, बायसनेस दिखाने लगता है। उस चीज को एआई बायस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अमेरिकन डेवलपर, मान लीजिए कोई सिनेरियो रहता है, ठीक है, एक सिनेरियो ऐसा है कि अमेरिका में चीजें डेवलप हुई हैं, ठीक है, तो वहां पे गोरे लोग ज्यादा पाए जाते हैं, ब्लैक लोग कम पाए जाते हैं। तो क्या पता, मान लो कि जो डेवलपर मेंटली डेवलप कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग में क्या है कि वो गोरे लोगों को फेवर करता होगा, तो वो उस हिसाब से सोच करके उसमें एल्गोरिदम लिखेगा, या फिर उसको जो डाटा मिलेगा, जो कंप्यूटर विजन मिलेगा, जो लोगों को वो मतलब कि देखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहां के सिनेरियो के हिसाब से ज्यादातर गोरे लोगों को देखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रेडिक्शन बनाएगा। और अचानक उसको अफ्रीका में लॉन्च कर दो उसी सॉफ्टवेयर को, तो वो क्या कर सकता है, हो सकता है कि वहां पे जो गोरे लोग हैं उसको एक उसके लिए अलग रिजल्ट दिखाए और ब्लैक लोगों के लिए अलग रिजल्ट दिखाए, क्योंकि वो उसी के अडॉप्ट किया गया है। उसकी नजर में आदमी का मतलब सिर्फ गोरा ही होता है, क्या पता सिर्फ गोरा ही चेहरा देखा ही हो और ब्लैक चेहरा देखा होता है वो जानवर है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर ब्लैक ही अफ्रीका में ट्रेंड किया हो और व्हाइट चेहरा है तो उसको ह्यूमन मानने से इनकार कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज को एआई बायसनेस कहा जाता है, ठीक है। हम लोग अभी जो भी चीजें टॉपिक कर रहे हैं एआई एथिक्स के अंतर्गत आता है। एआई एक्सेस, एआई एक्सेस का मतलब क्या, एआई एथिक्स में ये भी है कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, तो कल को चल के अगर ये मान लो महंगा हो गया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी कंपनियां डेवलप कर रही है, वो प्राइस में लगा दी, जैसे ओपन एआई और चैट जीपीटी को यूज करते हो, ठीक है, तो ये मान लो चैट जीपीटी का पैसा मांगने लगे और ज्यादा पैसा मांगने लगे, और चैट जीपीटी तो अभी तो फ्री है, लेकिन अगर वो पैसा वो कर दिया, तो क्या पता इसका जो लाभ है केवल केवल जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, सबको तो मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होता है, कुछ लोग प्रिविलेज हो जाएंगे इसके और कुछ लोगों को उसकी कमी हो जाएगी। इसको एआई एक्सेस कहते हैं, जो कि ये भी एआई एथिक्स के अंतर्गत ही आता है। मतलब कि क्या, एआई के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हो सारे लोगों को मिले। दूसरा क्या है, एआई क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एआई के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, क्योंकि कई सारा जो काम, मान लो अभी कोई डिजिटल आर्ट का जो आर्टिस्ट है, अब वो क्या है, वन क्लिक में तुम कोई भी प्रॉम्प्ट दोगे वो ऐसा ड्राइंग बना करके दिखा रहा है, तो जो डिजिटल ग्राफिक डिजाइनर थे उनकी तो जॉब चली गई। तो इस तरह से कई सारी जॉब भी इसके थ्रू चली जा रही है, ठीक है, जो कि अगेन एक एथिकल इशू है, तो ये एआई एथिक्स के थ्रू अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इसमें क्या है, पहला प्रॉब्लम स्कोपिंग है, उसके बाद डाटा एक्विजिशन है, उसके बाद डाटा एक्सप्लोरेशन है, उसके बाद मॉडलिंग है, फिर इवेल्युएशन है। यानी कि जब एआई का कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका प्रोजेक्ट साइकिल यानी उसमें कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, किस किस स्टेप से होकर के वो गुजरेगा, उसको एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में पहला क्या है, फर्स्ट नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड नंबर पे डाटा एक्विजिशन, थर्ड नंबर पे डाटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ नंबर पे मॉडलिंग और फिफ्थ नंबर में इवेल्युएशन है। तो इसके बारे में हम डिटेल में फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला है क्या है इसमें, ये जो हम लोग प्रोजेक्ट साइकिल पर इसमें पहला स्टेप है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग मतलब कि क्या, जो भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे, वो किस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो पहले प्रॉब्लम कोई होनी चाहिए जिसको सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट बनेगा, जिसको कहते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग, ठीक है। और आगे चलते हैं इसमें। जब हम प्रॉब्लम स्कोपिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एसडीजी गोल के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी एसडीजी के बारे में देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम स्कोपिंग यही से हो जाएगा, क्योंकि एसडीजी गोल्स है उसमें कई सारे प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है एआई के थ्रू। तो पहला क्या है, एसडीजी गोल में 17 कितने टोटल 17 एसडीजी गोल्स हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, और छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11वां है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, ओके, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, और 14 नंबर है बिलो वाटर लाइफ, 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस एंड जस्टिस, और 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ओके। ये थे एसडीजी गोल्स, इसके बारे में फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या ये चीजें हैं। जब हम इसका प्रॉब्लम स्कोपिंग देख रहे हैं, तो इसमें हम 4WS टेक्निक का यूज करते हैं। पहला डब्ल्यू हूँ, दूसरा डब्ल्यू व्हाट, तीसरा डब्ल्यू वेयर, चौथा डब्ल्यू वाई।
ठीक है। हु का मतलब क्या है? हु ये आइडेंटिफाई करता है कि किस चीज को हमको सॉल्व करना है, तो जो भी चीजें हम करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से लोग अफेक्टेड होंगे, कौन उसकी स्टेक होल्डर्स है ये, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाई। व्हाई मतलब हमको क्यों ये काम करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम स्कोपिंग या प्रोजेक्ट साइकिल यूज करेंगे तो प्रॉब्लम स्कोपिंग वाला में जाएंगे कि कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उससे कौन प्रभावित है वो प्रॉब्लम होगा, और क्या है प्रॉब्लम, क्या है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, इधर व्हाट के साथ क्या है, व्हाई। ये क्या है, वेयर। वेयर मतलब कि वो प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करता है उस चीज को, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाई, ठीक है। वाई मतलब फाइनली हमको ये जानना है कि उसको हमको क्यों सॉल्व करना है, ठीक है। जब ये तीन वाई डब्ल्यू का हमको यूज मिल जाएगा उसके बाद ही हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं डाटा फीचर, ठीक है। तो डाटा फीचर क्या होता है? डाटा फीचर देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज को। डाटा फीचर रिफर टू द टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू कलेक्ट। आप प्रॉब्लम स्कोपिंग करेंगे तो जाहिर सी बात आपको डाटा चाहिए, डाटा एक्विजिशन वाले पार्ट में जाएंगे आप उसके बाद। तो इसमें क्या है कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करने जाते हैं उसी को डाटा फीचर कहते हैं, ठीक है। डाटा फीचर में क्या क्या आ सकता है, जैसे सर्वे आ सकता है, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग आ सकता है, सेंसर आ सकता है, कैमरा आ सकता है, ऑब्जर्वेशन, एपीआई, ठीक है। एपीआई मतलब कई सारा एपीआई होता है एप्लीकेशन का, उसके थ्रू जा सकते हैं। सेंसर जो डाटा कलेक्ट करते हैं, वेब स्क्रैपिंग मतलब नेट से जो भी डाटा हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगला आता है डाटा एक्सप्लोरेशन। डाटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है भाई? तो प्रॉब्लम स्कोपिंग के बाद डाटा एक्विजिशन होता है। डाटा एक्विजिशन में डाटा को कलेक्ट करते हैं, और डाटा जब कलेक्ट हो जाता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाटा एक्सप्लोरेशन। कहा गया। अब आते हैं इधर मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग क्या होता है, जब डाटा एक्सप्लोर कर दिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, उसके बाद वो डाटा जो होगा उसको कौन से मॉडल में डालेंगे ताकि वो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होता है ना मशीन लर्निंग का, जैसे कि ट्री वाला मॉडल होता है, डाटा सेग्रीगेशन वाला मॉडल होता है, सुपरवाइज, ये सब बहुत सारा मॉडल होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल, एआई का डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, ठीक है। तो उस मॉडल में उस डाटा को डालेंगे जिसके थ्रू वो मतलब प्रोसेस हो पाएगा। और मान लीजिए पहले से वो मॉडल नहीं है तो हम नया मॉडल बनाएंगे, ठीक है, तो उसको मॉडलिंग कहते हैं। यानी कि डाटा एक्सप्लोरेशन के बाद डाटा को डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में टेस्ट करना जिसके थ्रू वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल सके, उसको डाटा मॉडलिंग स्टेज कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एआई मॉडल्स में देखने जाए तो एआई मॉडल के दो पार्ट होते हैं, लर्निंग बेस्ड होते हैं, रूल बेस्ड होते हैं। लर्निंग बेस्ड में भी दो मॉडल है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। एआई मॉडल में रूल बेस्ड में क्या होता है कि हम पहले से बता के रखते हैं कि जैसे लेबल डाटा होता है, ठीक है। लेबल डाटा में क्या होता है कि पहले से बता दी कि ये फोटो डॉग का है, ये कैट का है, तो ऐसा ढेर सारा फोटो देखेगा तो समझ जाएगा कि कौन सा डॉग है कौन सा कैट है। और लर्निंग बेस्ड में क्या होता है कि हम उसमें लेबल नहीं देते, वो अपने आप से कई सारे डाटा को देखता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, अपना एक आइडिया बना देता है कि इसको एक्स वाई जेड कहेंगे, इसको एक्स वाई जेड एबीसीडी कहेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या एबीसीडी कहेंगे इस डाटा को, और इस डाटा को पर्टिकुलर इस डाटा को एक्स वाई जेड कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, एबीसीडी कहेंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड और एबीसीडी, ठीक है। अब ये लेवल ये अपने अकॉर्डिंग लगा रहा है। जैसे कि मान लो वो क्या करेगा, अब मान लो ह्यूमन को दिखा है, हम नहीं बताया कि कौन लड़का है कौन लड़की है, तो वो क्या करेगा, छोटे बाल वालों को एक नाम दे देगा और बड़े बाल वालों को एक नाम दे देगा, जो मोटे लोगों को एक नाम दे देगा, पतले लोगों को एक नाम दे देगा, और वो अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई लेबल कर देगा, ठीक है। तो उसको लर्निंग बेस्ड कहते हैं। लर्निंग बेस्ड में भी क्या है, क्योंकि रूल बेस्ड में हम बताएंगे कि क्या चीज है, लर्निंग बेस्ड में खुद से सीखेगा। जब खुद से सीखेगा तो यानी वहां मशीन लर्निंग आएगी, मशीन लर्निंग आएगी और डीप लर्निंग भी आएगी। मशीन लर्निंग क्या होगा कि ढेर सारा डाटा को देख लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ समझेगा कि पहला कोई डाटा है उसके अकॉर्डिंग वो नए डाटा को समझेगा, ठीक है। और डीप लर्निंग में क्या होगा, वो खुद से अपना एक नया एल्गोरिदम डेवलप कर लेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम ना लर्निंग बेस्ड अप्रोच को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसमें क्या है, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग और इनफॉर्मेटिव लर्निंग है। तो ये वाला लर्निंग आपके सिलेबस में नहीं है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। सिलेबस देख लीजिएगा आप लोग। सुपरवाइज जानना और अनसुपरवाइज जानना है, तो ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, देखिए सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है कि लर्निंग विद सुपरविजन। अगर मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जो हम आपको बता रहे हैं वही आप सीख रहे हैं। अब बड़े अगर की ए फॉर एप्पल होता है तो आप लोग ए फॉर एप्पल रख लिए, इसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, ठीक है। कि इसमें क्या है, लेवल पहले ही बता दिया गया, मतलब नाम हम पहले बता दिए कि इसको नोच कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, तो आप लोग इसको नोच कहने लगे, हेड कहने लगे। पहली बार कोई नोच को नोच कहा होगा ना, वो तो
उसके पहले मालूम मालूम नोज वाला वर्ड जो स्पीच नहीं करता होगा, वो नाक पे कोई टच करके बोला हो कि ये नोज है, ठीक है, तो लोग नोज उसको बोलना शुरू कर दिए बिना सोचे समझे। मान लो हमको बोला कि ये नोज है तुम्हारा, ये ईयर है, हमको दिमाग नहीं लगा, हम समझ गए हाँ ये नोज है, ये ईयर है। हम तो यही बोल सकते नहीं कि ईयर को बियर क्यों नहीं बोलते, नोज को ऊँट क्यों नहीं बोलते, आलू क्यों नहीं बोलते, घंटा क्यों नहीं बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं सर। तो ये सुपरवाइज लर्निंग है, यानी तुमको जो पढ़ाया जा रहा है कि इसको क बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको वन बोलते हैं, इसको टू बोलते हैं, तो उस वाले सेट को तुमने रिकॉग्नाइज करके सीख लिए, इसको सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है भाई? तो ये पहले सुपरवाइज लर्निंग को देख लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में क्या है, एक क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा क्या है, रिग्रेशन होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं, ये वाला डाटा में क्या है दिक्कत सीन है कि जब हम लेबल के अकॉर्डिंग अगर उसको ग्रुप में बांटते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। रिग्रेशन क्या कहा जाता है, जब कंटिन्यूअस कोई डाटा होता है उसके मान लो ये डाटा ये डाटा ये डाटा और अगले वाले डाटा को प्रेडिक्ट करना है, इसको इसको रिग्रेशन कहते हैं। यानी कि अगर मान लो लेबल दे दिए कि ये बॉयज है गर्ल है, उसमें तुम बॉयज को इधर रख दिए और गर्ल को इधर रख दिए, तो ये क्या होगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन मान लो हमको सैलरी मिल रहा है 5,000 रुपया इस महीने मिला, 5,000 अगले महीने मिला, फिर 5,000 अगले महीने मिला, और अगला महीना का हमको बताना कि उसके अगले महीने क्या मिलेगा, तो 5,000 मिलेगा क्योंकि पिछले जितने हैं सब 5,000 है। इसको क्या कहेंगे, रिग्रेशन। मान लो ऐसे मिलता है 5,000 एक महीने मिला, 6,000 दूसरे महीने, 7,000 दूसरे महीने, और यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है कि ये कौन सा है। तो क्योंकि इसमें कंटिन्यूस 1,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी बोलेगा कि मशीन बोलेगा कि 8 में है, इसको क्या कहेंगे, रिग्रेशन। यानी जहाँ पे कंटिन्यूस डाटा हो रहा है उसके आगे के डाटा को प्रेडिक्ट करना है तो उसको रिग्रेशन होगा, और जहाँ पे लेबल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड करना है ग्रुप ए ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी में, तो उसको क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग ना उसको लेबल नहीं देते हैं। उसमें क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल के लिए हम 1,000 डॉग का इमेज उसको क्या किए, हम दिखा दिए मशीन को, और हम ये नहीं बताए कि वो डॉग है, ठीक है, क्लियर। और उसको पता भी नहीं कि उसको डॉग कहते हैं, ठीक है। वो खुद से समझ गया कि इसको कुछ ना कुछ कहते हैं, और अगला समय जब हम डॉग दिखाएंगे तो वो डॉग को उठा करके उस कैटेगरी डॉग वाले कैटेगरी में ले जाकर रख देगा, ठीक है। हालांकि वो डॉग उसका नाम ले या ना ले तो उसके ऊपर है, डिपेंड करता है। तो उसको क्या कहेंगे, अनसुपरवाइज लर्निंग कहेंगे, ठीक है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि एक वाले में हम डॉग ऐसे बना दिए, ऐसे डॉग, ऐसे ऐसे डॉग कैसे बनता है, अब ढंग से डॉग मेरे से बन नहीं रहा है, कुछ है, ये डॉग है, ठीक है, इसको बोले कि ये डॉग है, ठीक है। और क्योंकि हम ये बता के रखे हैं तो सुपरवाइज लर्निंग हुआ। या फिर हम इस जैसा एक और बना देंगे यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे, और खुद से समझ जाए कि जो इस टाइप का दिखता है उसको डॉग कहते हैं, तो उसको अनसुपरवाइज कहते हैं, ठीक है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग आता है, और क्या आता है, क्लस्टरिंग फिलहाल देख लेते हैं क्या होता है। क्लस्टरिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ढेर सारा डाटा जब हमको मिलता है तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना लेते हैं डाटा का, ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटी बिटवीन और अमंग दो डाटा वी कैन एग्रीगेट देम इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जैसे कि ढेर सारा डाटा है, ठीक है, उसको अलग अलग कैटेगरी, मान लो हमको कई सारा डाटा मिल गया, ठीक, कई सारे लड़के मिल गए मुझे, तो मैं अपने अकॉर्डिंग मेरे मन में आया, हम छोटे लड़कों को एक साइड कर दिए, बड़े लड़कों को एक साइड कर दिए, जिनके बाल लंबे उनको एक साइड कर दिए, जिनके बाल छोटे उनको एक साइड कर दिए। ये मेरा मतलब कि कैटेगरी बांटने का एक बेसिस है। या फिर हम कह देंगे भाई जिसका मतलब दायां हाथ लंबा उसको एक साइड कर दो, इसको क्लस्टरिंग कहते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी कि खुद से पैटर्न को समझ लेना और उस पैटर्न से जो भी डाटा मैच करता है उन सारे डाटा को एक ग्रुप में बांट देना, इसको क्लस्टरिंग कहते हैं, ढेर सारा क्लस्टर बना देना। क्लस्टरिंग किसके अंतर्गत आता है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लस्टरिंग आता है। अगला आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन प्रोसेस में क्या होता है, मान लो कि डाटा को तुम ट्रेनिंग दे दिए, ठीक है, अब उसको मान लो कई सारा डाटा एक्विजिशन हो गया, डाटा एक्सप्रेशन हो गया, मॉडल बना लिया, उसके अकॉर्डिंग डाटा को ट्रेन कर दिया। अब डाटा को टेस्ट करना है, मतलब तुमको मॉडल को टेस्ट करना है। तो जब भी किसी भी एआई मॉडल को उसके ट्रेनिंग के बाद हम उसको अगर टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि वो प्रेडिक्शन ठीक से दे रहा है या नहीं दे रहा है, उस प्रोसेस को इवेल्युएशन कहा जाता है। सिंपल इवेल्युएशन में कुछ मतलब की पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एक्यूरेसी, मतलब कितना एक्यूरेट बता रहा है, प्रिसीजन कितना प्रिसाइजली बता रहा है, रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, रेफरेंस स्कोर क्या होता है, उसको हम फर्दर आगे देखेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है, ठीक है। अगर देखिए न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, देखो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसी तरह न्यूरल नेटवर्क एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो पार्ट है जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं दिया जाता है और वो अपने आप खुद से समझ लेता है चीजों को, उसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है।
इस ग्राफ में अगर हम देखें तो इसमें हमको पता चलता है कि जितना ही डाटा साइज बढ़ेगा, न्यूरल नेटवर्क का जो कैपेबिलिटी होता है प्रेडिक्शन का, वो ज्यादा बढ़िया होता है। यानी कि न्यूरल नेटवर्क की एबिलिटी बढ़ेगी कब? जब डाटा साइज बढ़ेगा। इन डाटा साइज के बढ़ने के साथ क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस उसकी बढ़ती जाती है। क्लियर? ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस। डाटा साइंस का एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि डाटा साइंस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखो, डाटा साइंस होता क्या है, ढेर सारे डाटा को मैनेज करने और उसको कलेक्ट करके उसके साथ एनालिसिस करके उसमें कुछ नॉलेज गेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको डाटा साइंस कहा जाता है। डाटा साइंस का क्या क्या रोल है, तो इसको जानना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन। जितना ज्यादा डाटा होगा वो डाटा को एनालाइज करेगा, और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और आपको तुरंत इसके बारे में खबर कर देगा। जीनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, ठीक है। हमारे डीएनए जीनोम्स वगैरह होते हैं, उसमें भी ढेर सारे पैटर्न्स होते हैं जिसके थ्रू एक जो पिता होता है उससे कई सारा चीज को उसका छोटा सा बच्चा जो होता है वो इनहेरिट करता है, ठीक है। तो क्योंकि डीएनए में क्या होता है, ढेर सारा जानकारी होता है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए, उसके पैटर्न को पहचानने के लिए, उससे कई सारी चीजों का इलाज मिलता है, इसके लिए भी डाटा साइंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, इंटरनेट सर्च। इंटरनेट सर्च में भी डाटा साइंस का यूज किया जाता है। जो भी चीजें हम सर्च करते हैं तो वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि क्या हम सर्च करने वाले हैं, और हमारा जो सर्च किया हुआ चीज है उसको लिए सबसे बेस्ट सुटेबल उसका आंसर क्या होगा वो हमारे पास ला देता है, तो उसको ये भी डाटा साइंस का है। और अगला क्या है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। जो एड आजकल हमको दिखता है वो उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को दिखाया जाता है जो उसमें इंटरेस्टेड हो। तो ये कैसे पता करता है कि कोई इंटरेस्टेड उसमें है कि नहीं, या फिर कोई पॉसिबल बायर हो सकता है, उसी को दिखाया जाता है। इसमें भी डाटा साइंस का यूज किया जाता है, ठीक है। वेबसाइट का जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है कोई भी वेबसाइट का, वो भी इसमें वो भी क्या है, डाटा साइंस का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है, ठीक है। और एयरलाइंस का जो रूट प्लान होता है कि कौन से तरफ से वो जाएगा ताकि उसमें टक्कर ना हो पाए और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल पाए और फ्यूल इफिशियंसी उसको मिल पाए, इसके लिए भी डाटा साइंस का यूज किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ डाटा, यानी कहाँ कहाँ से डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन अगर डाटा कलेक्शन की बात की जाए ऑफलाइन वाले में, तो सेंसर हो जाता है, सर्वे सेंसर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो सेंसर्स होते हैं, मोशन सेंसर, लाइट सेंसर, तो इन सेंसर के थ्रू जो डाटा आता है वो भी ऑफलाइन डाटा में आता है। सर्वे यानी कि हम लोगों से घूम कर सर्वे कराएं, उनसे पसंद नापसंद पूछे, किसी चीज के बारे में फीडबैक ले, उसको सर्वे करते हैं। इंटरव्यू यानी पर्सनली हम किसी का इंटरव्यू ले, वो भी एक डाटा कलेक्शन उसके थ्रू भी होता है, तो वो ऑफलाइन डाटा कलेक्शन है। और ऑब्जर्वेशन मतलब हम खुद लोगों को ऑब्जर्व करें, बच्चे क्या कर रहे हैं उसके बारे में जरूर करें। और दूसरा होता है ऑनलाइन डाटा कलेक्शन। ऑनलाइन में क्या होता है, ओपन सोर्स गवर्नमेंट पोर्टल, ढेर सारा गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसके ऊपर डाटा पब्लिश किया जाता है। जैसे यूपी गवर्नमेंट का है, उसमें पब्लिश किया जाता है कि कितने लोगों का राशन कार्ड बन गया है, कितने लोगों का मतलब भूलेख जो है ऑनलाइन हो चुका है, और भी चीजें कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पर अपलोड किए जाते हैं। तो वहां से भी हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम रिलायबल वेबसाइट, जो वेबसाइट जो ट्रस्ट वर्दी है, जिसको विश्वास किया जाता है, वहां से भी डाटा कर सकते हैं। और क्या है, कई सारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का ओपन सोर्स वेबसाइट होता है, वहां से भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। टाइप ऑफ डाटा क्या क्या है, तो पहला है सीएसवी। सीएसवी का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉमा सेपरेटेड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, ठीक है। जिसमें कॉमा से जो सेपरेटेड होता है उसको फील्ड कहा जाता है, और एक जो लाइन में होता है उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। एक रिकॉर्ड में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। अगला क्या है, स्प्रेडशीट। जो हम लोग एक्सेल वाला सीट देखते हैं उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। उसमें भी रो और कॉलम के रूप में डिवाइड होता है डाटा। दूसरा एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डोमेन स्पेसिफिक, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटाबेस के अंदर से डाटा को रिट्राइव करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए एसक्यूएल का यूज करते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट डीबीएमएस, यानी कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसमें एसक्यूएल का यूज किया जाता है ताकि डाटा को उससे रिट्राइव किया जा सके, ठीक है। तो एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल के फॉर्म में भी डाटा रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है डाटा विजुअलाइजेशन। जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उस डाटा को अगर डाटा के फॉर्म में ही रखे, यानी कि रिटन फॉर्म में ही रखे, तो उसको समझना, उसको एनालाइज करना काफी कठिन हो जाता है।
तो इससे बेटर होता है कि हम उस डाटा को एक पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। तो जो भी डाटा होता है उसको पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जैसे चार्ट के फॉर्म में, बार चार्ट के फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में, ताकि उसको समझना, उसको एनालिसिस करना और उसका एक ओवरव्यू देना आसान हो जाए। तो द तो क्या द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इन पिक्चोरियल फॉर्मेट इज नोन एज डाटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्लियर? तो अब डाटा विजुअलाइजेशन में क्या क्या होता है? तो स्कैटर प्लॉट होता है। स्कैटर प्लॉट में क्या होता है कि ये 2D प्लॉट होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2D जो है ये ग्राफ है, इसमें ये गोला गोला के रूप में स्कैटर्ड के रूप में डाटा है। ठीक है, तो इसको स्कैटर्ड प्लॉट करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं इधर, अगला क्या है? बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है? ये बार चार्ट का फिगर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसा ऐसा बार बना रहता है, ये बार बना रहता है, इस एक्सिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, इस एक्सिस पे इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, और ये बार की हाइट बताता है कि किस क्वांटिटी में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगला क्या है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? इसको हिस्टोग्राम कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट होता है, और देखना है इसके बारे में, आएगा नहीं लिखने के लिए। अगला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर विजन। ठीक है, कंप्यूटर विजन क्या है? देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन और मॉडल थ्रू विच दे कैन रिकॉग्नाइज some patterns or some information from a visual graphics or picture is known as computer vision। ठीक है, किसी भी इमेज को देख करके उसके अंदर से डाटा को ग्रैब करने की जो एबिलिटी होती है उसको कंप्यूटर विजन कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन का क्या क्या आपका उसका यूज है और कहाँ कहाँ यूज है, उसके बारे में देखना हो तो यहाँ देखिए, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन मतलब कंप्यूटर विजन कहाँ कहाँ यूज होता है? तो पहला क्या है? फेशियल रिकॉग्निशन में। जहां भी हम फेस रिकॉग्निशन देखते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में अटेंडेंस लगता है तो हम लोग फेस दिखाते हैं, अटेंडेंस लग जाता है, या फिर फेस से अनलॉक करते हो तुम मोबाइल को, वहां पे कंप्यूटर विजन का यूज किया जाता है। फेस फिल्टर में भी, फेस फिल्टर मतलब क्या है? जैसे कुत्ता वाला सीन, तुम स्नैपचैट वगैरह पे अक्सर तुम लोग फोटो पे खींचते हो तो ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या है? ये कंप्यूटर विजन का है, तभी कंप्यूटर विजन के थ्रू इसको पता रहता है कि कान, आंख, मुंह और जीभ को कहाँ पे दिखाना है, तुम्हारे होठ के पास ही जीभ दिखाना है, नाक के पास नाक दिखाना है, और सर के ऊपर काम दिखाना है। ये कंप्यूटर विजन के थ्रू ही पॉसिबल है। और साथ ही साथ गूगल सर्च जो होता है, जो इमेज के थ्रू हम गूगल सर्च करते हैं, वो भी क्या होता है? कंप्यूटर विजन का ही एक एग्जाम्पल है। और रिटेल में भी कंप्यूटर विजन है, मतलब कि वो आदमी को देख करके पहचान लेता है कि कौन क्या सामान किधर क्या है, इन्वेंट्री वगैरह जो भी है। ठीक है, अगला क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार। जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है वो भी कंप्यूटर विजन के थ्रू ही पता लगाती है कि कहाँ ऑब्स्टेकल है, कहाँ ह्यूमन है कि नहीं है, कौन सा रोड खाली है, किधर हमको मुड़ना है, कहाँ जाना है। ठीक है, और क्या होता है? मेडिकल इमेजिंग। जो प्लांटिक्स वगैरह जो एप्लीकेशन होते हैं ना, जो कि पत्तियों के फोटो को खींच करके बता देते हैं कि उसको कौन सा रोग हुआ है, तो एक्चुअली एक पिक्चर के थ्रू एनालाइज करके मेडिकल का सोल्यूशन दिखा रहा था। मेडिकल इमेजिंग में भी हम यूज कर सकते हैं किसका? कंप्यूटर विजन का। ठीक है, अब आता है गूगल ट्रांसलेट ऐप। देखो, हम लोग फोटो खींचते हैं, कोई भी लिखा हुआ चीज कैप्चर हो जाता है, उसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो वहां पे भी क्या है? कंप्यूटर विजन का यूज किया जाता है। तो गूगल ट्रांसलेट ऐप तुम लोग यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके। तुम लोग इवन हाथ पे भी लिखे होगे ना, तो टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको जिस भी लैंग्वेज में जिसमें ये सपोर्ट करता है उसमें चाहो तो तुम अपना ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये भी एप्लीकेशन हो गया उसका। आगे आते हैं, अब हम वो देखेंगे कि कंप्यूटर विजन का टास्क क्या है। तो देखिए, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो उसका क्लासिफिकेशन करना, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन करना। और अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो जाता है, और साथ ही साथ इंस्टेंट सेगमेंटेशन हो जाता है। अब ये क्या चीजें हैं, इसको फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि किसी भी इमेज को जिसको कंप्यूटर के कैमरे से देखा जाता है, वो उसको एक लेबल दे देता है, जैसे कि वो क्या है? मैन है, कोई चीज है। तो किसी भी पिक्चर को लेबल जब दिया जाता है उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उसको क्लासिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा उसमें लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई इमेज देखा, ठीक है, यहाँ पे ये फोटो है, यहाँ पे कोई इमेज है छोटा सा, ये किस लोकेशन पे है, किस पिक्सल लोकेशन पे है, और साथ ही साथ इसका क्या मतलब की कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन होता है।
ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होता है? अब देखिए, ये तो सिंगल में हो गया क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन। अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट में आते हैं तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मतलब कि क्या, ढेर सारा फोटो है, ढेर सारा फोटो है, ढेर सारा चीजें हैं, तो उसमें क्या है, यहाँ पे मान लो फेस हो गया तुम्हारा, यहाँ पे साइकिल है तो साइकिल रिकॉग्नाइज कर लिया, इसी फोटो में यहाँ पे फूल है तो फ्लावर रिकॉग्नाइज किया। यानी एक ऐसा फोटो जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो उसमें ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, उसको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कहते हैं। ये आता है इंस्टेंट सेगमेंटेशन। मान लो यहाँ पे फोटो है, ठीक है, यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे एक आदमी का फोटो है, यहाँ पे एक कार का फोटो है, मान लो कार का फोटो, कार ऐसे बना लेते हैं, बनाने नहीं आ रहा है, चलो कार ये ठीक है। तो इंस्टेंट का मतलब क्या, तो इसके किनारे किनारे एक आउटलाइन ऐसे सर्किल कर देगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आदमी है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कार है, और बाकी अलग चीजें हैं। तो इसी रीजन को जो अलग अलग ये, अब देखो इसके पिक्सल, यहाँ के पिक्सल में और यहाँ के पिक्सल में अंतर है, तो कहाँ किसी इमेज की बाउंड्री खत्म हो रही है, उस एरिया को जो ये पहचान करता है। यानी कि ऐसा एक एप्लीकेशन देख लिया है, तो मान लो तुम फोटो खींचते हो, उसमें तुम बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है और केवल तुम्हारा फोटो हो जाता है। तो सबसे पहले तो समझता होगा ना कि कहाँ तुम्हारा फोटो का रीजन, मतलब तुम्हारा इमेज का रीजन कहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद का बैकग्राउंड है। तो इस चीज के इंस्टेंट सेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि पिक्सल क्या होता है। किसी भी इमेज में जाते मान लो एक इमेज है, यहाँ पे इसको ढेर सारा छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करेंगे, ढेर सारा छोटा छोटा, जैसे इमेज है, ठीक है, इसको इमेज में ऐसे ऐसे पिक्सल में बटे होते हैं, पिक्सल में बटे होते पिक्सल, तो ये छोटा सा जो स्क्वायर एरिया दिख रहा है इसी को पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या, रिजोल्यूशन। ठीक है, तो रिजोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे देख लो हाईलाइट कर दे रहे हैं कि द नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इमेज समटाइम कॉल्ड द रिजोल्यूशन। किसी भी इमेज में कितने नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं उसी को रिजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, पिक्सल वैल्यू। ठीक है, पिक्सल वैल्यू क्लियर। तो पिक्सल वैल्यू क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे कलर जो होता है वो क्या होता है, ये 0 से लेकर के 255 के बीच में डिवाइड होता है। जीरो जो क्या होता है, 0 सबसे ब्लैक कलर होता है और 255 जो होता है वो सबसे व्हाइट कलर होता है। इसी के बीच में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेशियो, डिफरेंट डिफरेंट कलर को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें। अगला क्या, ग्रे स्केल इमेज। जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होते हैं जिसमें मतलब जो दूसरे कलर नहीं होते हैं उसी को क्या कहते हैं, ग्रे स्केल इमेज कहते हैं। ठीक है, शेडेड ऑफ, क्या है, शेडेड ऑफ जो ग्रे होते हैं वो किसको क्या कहते हैं, ग्रे स्केल इमेज कहते हैं। ग्रे स्केल इमेज में क्या होता है, दूसरा कलर होता नहीं है, फिर क्या होता है, ग्रे कलर को डिफरेंट डिफरेंट शेड में यानी डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस के आधार पर उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता है। आरजीबी इमेज क्या होता है, आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन और ब्लू, आरजीबी, आरजीबी। ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू, समझ में आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग भी तुम लोग कलर को कलर कोडिंग दे सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, हैश कोडिंग होता है जो कलर को डिफरेंट डिफरेंट कलर देने के काम आता है। ठीक है, अगला हम लोग देखने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखिए अब तक जो हम लोग पढ़े तो क्या है, डाटा साइंस पढ़े हैं, कंप्यूटर विजन पढ़े हैं। डाटा साइंस में डिफरेंट डिफरेंट डाटा के थ्रू कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उससे कैसे इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाता है। कंप्यूटर विजन में इमेज के अंदर के इंफॉर्मेशन को कैसे निकाला जाता है। अब एनएलपी जो होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें ये देखेंगे कि कैसे जो है कंप्यूटर ह्यूमन के को जो लैंग्वेजेस होते हैं उसको समझ सकता है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या फिर वर्बल फॉर्म, वर्बल बोले स्पोकन फॉर्म में हो। ठीक है, क्लियर। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करके उसको समझने का जो एबिलिटी होता है उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। क्लियर। तो अब आता है यहाँ पे कि एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है भाई। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगर मान लो हमारा डेवलप हो गया तो उसके क्या एप्लीकेशन की यूज क्या है। तो पहला क्या है, ऑटोमेटिक समराइजेशन। अभी हम लोग कई सारे एआई टूल्स आ गया है जिसमें ढेर सारा एक पेज, दो पेज, चार पेज का जो पीडीएफ है उसको समराइज करके छोटे एक कॉम्प्रिहेंसिव एक छोटा सा मतलब कि एक पैराग्राफ में या दो पैराग्राफ उसको समराइज करना चाहते हैं, तो ये समराइज कब हो पाएगा, जब वो उसको पढ़ करके समझ ले कि उसमें क्या कहा गया, उसके मूल जो बात हो या फिर उसका जो मेन टॉपिक हो उसको वो बताए। तो उसको समराइजेशन का जो ये प्रोसेस आता है उसके अंदर, वो किसके थ्रू आता है, वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू ही आता है। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक यूज है। ठीक है, और सेंटिमेंट एनालिसिस, किसी के सेंटिमेंट को कैसे एनालिसिस करना है ये भी क्या होगा, लैंग्वेज को एनालिसिस करके आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आई लव द न्यू फोन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो काफी ज्यादा पैशनेट अबाउट न्यू आईफोन के बारे में। ठीक है, तो इसमें सेंटिमेंट इसको है ना, एक लव का सेंटिमेंट लगा है। ठीक है, या फिर तो यानी कि लैंग्वेज उसका देखे, उसके वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करे और फिर उसकी क्या सेंटिमेंट है
ये दुखी है, खुश है, कैसा उसको फील हो रहा है, ये चीज को रिकॉग्नाइज करने का जो चीज होता है वो भी केस में आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है। ठीक है, अब आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लियर। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होगा उसको भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू होगा। वर्चुअल असिस्टेंट जो है, जो हम लोग मतलब कि सीरी वगैरह यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, cortana, ये सब जो है, ये सब भी क्या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, एनएलपी का। वो क्या है, चैटबॉट है। जो डिफरेंट डिफरेंट लोग चैटबॉट यूज करते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, जिससे हम लोग कुछ लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो जवाब देता है, वो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही एक प्रोडक्ट है, एक एग्जाम्पल है। क्योंकि वो हमारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, उसको समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना जवाब देता है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड में भी दो प्रकार के बोट आते हैं, एक स्क्रिप्ट बोट आता है, एक स्मार्ट बोट आता है। ठीक है, स्क्रिप्ट बोट में क्या होता है कि वो बनाना आसान होता है और स्मार्ट बोर्ड को बनाना कठिन होता है। ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसी के लिए घूमता रहता है, यानी कि वो जो लिखा हुआ प्री कोडेड चीजें हैं उसी के बारे में जवाब देगा। ये क्या है, बहुत सारा बड़ा डाटा को एनालाइज करके जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग वो जवाब देगा। ठीक है, ये मोस्टली फ्री होता है और इजी टू इंटीग्रेट होता है। लेकिन ये क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड जो होता है वो पेड होता है। ठीक है, और अगला क्या है कि नो और लिटिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, यानी कि स्क्रिप्ट बोर्ड में क्या है, पहले से स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि ये चीज पूछेगा। मान लो अगर हम स्कूल के बारे में जानकारी लेते हैं कि किसी क्लास का फीस क्या है, तो पहले से फीडेड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जवाब देगा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जरूरत है नहीं। ठीक है, जबकि जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे डाटा को पूछा जाता है जो पहले से स्क्रिप्टेड नहीं है, तो उसमें नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। इसकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है स्क्रिप्ट कोड की, जबकि स्मार्ट बोर्ड की फंक्शनैलिटी वाइड होती है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस, तो याद रखना है। अगला हम देखेंगे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को या रिटन इंफॉर्मेशन को लोअर लेवल में उसको ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाता है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। इसमें एक टर्म है कॉर्पस। कॉर्पस क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉर्पस, we will be working on the text from multiple documents, and the term used for the whole textual data from all the document altogether is known as corpus। यानी जितना भी टेक्सुअल डाटा होगा जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो सारा का सारा कॉर्पस कहलाएगा। जैसे एक पैराग्राफ डाटा है, 4 पन्ने की किताब है, 20 पन्ने की किताब है, 1 लाख पन्ने की किताब, उसमें जितना भी डाटा है सबको क्या कहा जाएगा, कॉर्पस कहा जाएगा। ठीक है, अब कॉर्पस को यहाँ पे आगे आते हैं कि सेंटेंस सेगमेंटेशन, यानी कि मान लो एक बुक है, वो बड़ा सा कॉर्पस है। ठीक है, उसके अंदर ढेर सारे पेजेस है, पेजेस के अंदर ढेर सारे लाइन्स है, लाइन्स के अंदर ढेर सारे सेंटेंसेस है। ठीक है, तो सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस के रूप में उसको तोड़ना ही क्या कहलाएगा, सेंटेंस सेगमेंटेशन कहलाएगा। जिसमें क्या होता है कि होल कॉर्पस जो होता है वो रिड्यूस होता है किसमें, सेंटेंस में। यानी एक कॉर्पस है, मान लो एक पन्ने का एक कॉर्पस है, तो अगर सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे एक एक सेंटेंस को उठाकर एनालाइज करते हैं, तो उसको सेंटेंस सेगमेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रोसेस है उसको टोकनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको टोकनाइजेशन कहते हैं। टोकनाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को उसके अंदर जो जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उसके टुकड़े टुकड़े बांट देना, टोकनाइजेशन। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, इन सीबीटी वी लर्न टू, ये जो भी है इसमें इन जो हो गया, सीबीटी हो गया, ये कॉमा हो गया, कॉमा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसको भी एक अलग अलग, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट में बांटा है ना, इसी को टोकनाइजेशन कहते हैं। यानी एक एक वर्ड को, एक एक कॉमा को अलग अलग कर देना ही टोकनाइजेशन कहलाता है। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल क्या है, टॉपिक रिमूविंग स्टॉप वर्ड स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। स्टॉप वर्ड क्या होते हैं, देखो हम लोग जो भी बात करते हैं वो ग्रामेटिकल फॉर्म में होती है। उसमें कई सारे वर्ड ऐसे भी होते हैं जो, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग में आई एम भी लगा हुआ, उसको जरूरत है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम जो है ये क्या स्टॉप वर्ड टाइप किया जाएगा, इसका बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एम जो लगा हुआ है उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि एम क्या है, ग्रामर आई की वजह से लगा हुआ है। आई वो स्कूल, केवल ये 3 चीज भी रहेगा तो हम समझ जाएंगे। हालांकि ये ग्रामेटिकली जो सही नहीं है, लेकिन हम समझ तो जाएंगे ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई गो स्कूल अगर बोलते हैं तो भी, इसमें से एम को हम हटा दिए तो एम क्या था, स्टॉप वर्ड था इसमें। तो ऐसे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो कि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, केवल वैसे ही वो उसमें है
बिना कोई वैल्यू दिए हुए केवल ग्रामेटिकल या किसी और रीजन से, उसको स्टॉप वर्ड कहा जाता है। और जब हम कंप्यूटर उसको एनालाइज करता है तो इन सारी चीजों को वो हटा देता है। तो तुम्हें देखिए, अगर गूगल में कुछ सर्च करते हो तो तुम लोग पूरा सेंटेंस के फॉर्म में सर्च करो या वर्ड बाय वर्ड सर्च करो। जैसे बेस्ट टी इन देवरिया या बेस्ट रेड कलर टी, इस टाइप का लिखना है तो मतलब जो जो चीज तुमको चाहिए कंपोनेंट, बस वही वर्ड वर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और गूगल इसी टाइप से सर्च भी करता है। क्लियर? तो वैसे वर्ड या वैसे चीजें जो कि सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं दे रहे, केवल ग्रामेटिकल या किसी और रीजन की वजह से, उनको क्या कहते हैं, स्टॉप वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है अगर किसी सेंटेंस में आते हैं, जैसे ए हो गया, एन हो गया, एंड हो गया, आर हो गया, एज हो गया, फोर हो गया, ईट, इन, इनटू, ईच, ईट, ऑन, और टच, द, देयर टू, तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ग्रामेटिकल रीजन की वजह से थोड़ा सा वो रहते हैं। ठीक है, अगर इन वर्ड को हटा भी दिया जाएगा तब भी हमको जो सेंटेंस की मीनिंग है वो पता चल जाएगी। तो इन्हीं वर्ड को क्या कहा जाता है, इन्हीं वर्ड को कहा जाता है स्टॉप वर्ड। ठीक है, तो रिमूविंग स्टॉप वर्ड वाले प्रोसेस में इसी को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे देख लेते हैं आप चीज, ये कन्वर्टिंग टेस्ट इनटू ए कॉमन केस। अब मान लीजिए कोई टाइप किया है, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से टाइप किया, कोई इस तरीके से टाइप किया, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, और कोई इस तरीके से। तो ये सारे अलग अलग केस उसको एक केस में कन्वर्ट किया गया, यानी कि स्मॉल में। तो ये वाला हेलो इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सर्च करने में या बाकी चीजों में मशीन को समझने में क्या होती है, आसानी होती है, क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। क्लियर? अब अगला टॉपिक है स्टेमिंग। स्टेमिंग में क्या होता है, स्टेमिंग में जो वर्ड्स होते हैं ना उसको उनको रूट वर्ड में कन्वर्ट किया जाए। जैसे मान लो किसी में आईएनजी लगा हुआ है, किसी में ईडी लगा हुआ है, तो इन चीजों को हटा दिया जाएगा। स्टेमिंग का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे वर्ड है हिल्ड। हिल्ड में क्या है, ये जो अफिक्स लगा हुआ है इसको हटा देंगे तो ये हिल मिलता है, तो ये क्या हो गया, ये स्टेम हो गया, यानी यही इसका क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। ठीक है, ये हीलिंग का आईएनजी हटाएंगे तो फिर हिल आ गया। यानी ये देखिए, ये कई सारे अलग अलग वर्ड है, अलग ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, और ये अलग वर्ड है, लेकिन तीनों का इफेक्ट जब हटा देते हैं, स्टेमिंग कर देते हैं, तो जो वर्ड मिलता है इसको रूट वर्ड। यानी इसका रूट वर्ड भी हील है, इसका रूट वर्ड भी हील है, और इसका रूट वर्ड भी हील है। अब इसमें क्या है, इसमें ये दोनों क्या अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड है, लेकिन इनका रूट वर्ड क्या है, स्टडी जो होता है, स्टडी या स्टडी, जो एक ही मीनिंग आता है, लगभग लगभग क्या है, रूट वर्ड है। ठीक है, तो वर्ड के अंदर से अफेक्स को अगर हटा दिया जाए, उसके बाद जो भी वर्ड मिलता है उसको स्टीम, उस प्रोसेस को, किसी भी वर्ड में से अफेक्स को हटा करके जो रूट वर्ड निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको स्टीम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? अब अगला प्रोसेस आता है लेमेटाइजेशन। देखिए लेमेटाइजेशन में क्या होता है, जैसे ये स्टेमिंग होता है, स्टेमिंग में क्या होता है, रूट वर्ड निकालते हैं, एफेक्स को हटा देते हैं। फिर कई बार क्या होता है, एफेक्स जब हटता है ना तो एकदम अजीब टाइप का शब्द आ जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो लेविटाइजेशन क्या करता है, एफेक्स हटाने के बाद जो छोटा सा रूट वर्ड निकलता है उसको एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इधर तो मिटा देता थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे क्या स्टेमिंग हुआ है, स्टेमिंग में क्या हुआ कि इसका एफेक्स को हटा दिया गया है, तो ये जो वर्ड मिल क्या है, स्टडी, ऐसा कोई वर्ड तो होता नहीं है ना, इसका कोई मीनिंग तो है नहीं। लेकिन यही लेमेटाइजेशन अगर होता तो क्या होता, इसमें क्या होता, इसको हटा करके जो बचता उसको एक मीनिंगफुल, उसके नियर अबाउट जो मीनिंगफुल वर्ड है उसमें कन्वर्ट किया जाए। जैसे स्टडी हो गया, ये भी स्टडी हो गया, समझ में आ गया, ये लेविटाइजेशन है। क्लियर? तो लेविटाइजेशन और स्टेमिंग में अंतर बस यही है, दोनों में क्या होता है, एफेक्स को हटा दिया जाता है। स्टेमिंग में क्या होता है, एफेक्स हटा देंगे जो भी वर्ड बचेगा वो स्टेम वर्ड होता है, लेकिन लेविटाइजेशन में क्या होता है, जो स्टेम वर्ड होते हैं उसको एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है एफेक्स हटाने के बाद। ठीक है, इस एग्जाम्पल में लोग समझ जाएंगे कि देखो ये केयरिंग है ना, केयरिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका लेमिटाइजेशन होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, केयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केयर आ जाएगा। ठीक, ये लेमिटाइजेशन का होता है। लेकिन अगर यही केयरिंग होता, ठीक है, और इसका स्टेमिंग होता, ठीक है, स्टेमिंग में तो इसमें क्या होता है, कार आ जाता है, कार। तो केयरिंग और कार, ये हालांकि कार एक मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन ये केयरिंग से रिलेटेड तो है नहीं। तो डायरेक्ट अगर स्टेमिंग करेंगे विदाउट लेमिटाइजेशन तो कुछ ऐसा वर्ड भी मिल सकता है जो कि रूट वर्ड जैसा हो, छोटा तो होगा लेकिन उसकी मीनिंग ना आती हो। समझ में आया? अगला आता है बैक ऑफ वर्ड। देखो बैक वर्ड में कुछ, बैक ऑफ वर्ड में कुछ करना नहीं होता है, सिंपल क्या होता है, देखो बैक ऑफ वर्ड का क्या होता है, जैसे कि ये सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस है, इसका बैक ऑफ वर्ड बनाना है तो सारे वर्ड्स को इस बैग में डाल देंगे
और क्या कर देंगे, मान लो इट है तो कितनी बार आया उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स हैं और उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है ये नोट कर दिया जाता है, बैग ऑफ वर्ड में वही किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। सिंपल जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड जो आए हुए हैं वो, और वो कितनी बार आए हुए वो। अब हम ये देखने जाते हैं कि वो जो इवेलुएट करता है ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव वो क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इमेज है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या जंगल में आग लगी है, तो अगर वो एआई मॉडल बताता है कि हाँ आग लगी है, और रियलिटी में क्या है कि आग लगी है, तो अगर दोनों चीज ऐसा, मतलब आग वो बता भी रहा है कि लगी है और रियली में आग लगी है, तो क्या होगा, वो जो बताएगा वो ट्रू पॉजिटिव, यानी वो पॉजिटिव बताया और वो बात सही है, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव वे में बात किया है, ठीक है। अब फिर से पूछा जाएगा कि क्या जंगल में आग, क्या है ये, क्या इज देयर ए फॉरेस्ट फायर, क्या जंगल में आग लगी है, तो प्रेडिक्शन बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है, ठीक है। और सही में आग नहीं है, यानी सच्चाई है, बात में क्या है, पहली बात तो सच्चाई है, जो रियलिटी है वही वो बता रहा है, ठीक। लेकिन अगर वो नेगेटिव वे में बता रहा है तो पहले तो रियलिटी के साथ अगर वो मैच करता है तो ट्रू लग जाएगा, यानी जो फैक्ट है और जो प्रेडिक्शन है अगर दोनों सेम है तो ट्रू लग जाएगा। और अगर वो प्रेडिक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव वे में होता है तो नेगेटिव, जैसे मान लो ये नहीं में आंसर पूछा गया है कि क्या नहीं, इसका आंसर क्या है, नहीं है, ठीक है। क्या इसमें आग है, तो नहीं है, तो नेगेटिव बता रहा है कि नहीं है, नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि सच में नहीं है, तो पहले तो सच में अगर नहीं है तो ट्रू लग जाएगा, और हाँ होगा तो यस लगेगा, यानी ट्रू पॉजिटिव, अगर हाँ होगा तो पॉजिटिव और नहीं होगा तो नेगेटिव। लेकिन प्रेडिक्शन अगर रियलिटी के साथ मैच करता है तो उसके आगे ट्रू लग जाएगा, और उसके बाद अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो इज देयर ए फॉरेस्ट फायर, तो यहाँ पे देखो फॉरेस्ट फायर नहीं है, लेकिन वो क्या बता रहा है, हाँ बता रहा है, हाँ बता रहा है, लेकिन वो रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ट्रू की जगह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद वो क्या बता रहा है भाई, यस बता रहा है, यानी पॉजिटिव बता रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स और ट्रू पहले कैसे डिसाइड करेंगे, शुरू में ट्रू फॉल्स लिखते वो डिसाइड करेंगे कि अगर रियलिटी के साथ जो भी चीज वो बताया है रियलिटी के साथ मैच करता है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं मैच करता है तो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद वो क्या आंसर दिया, पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया, उसके आगे लगा देंगे, बात खत्म। अब यहाँ पे देखिए इफ देयर इज फॉरेस्ट फायर, वो बोल रहा है नहीं, जबकि आग लगी हुई है, तो ये क्या है, पहली बात ये रियलिटी के साथ मैच नहीं किया तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया। और उसके बाद ये क्या बोला है, नो, तो ये निगेटिव हो जाएगा, फॉल्स निगेटिव। अब आते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है जी, ये क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव बताता है, ट्रू नेगेटिव बताता है। यानी ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आंसर भी पॉजिटिव आया हुआ है और रियलिटी भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा पहले तो आंसर और रियलिटी दोनों सही है, मैच कर रहा है तो ट्रू हो जाएगा, और क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो आंसर बता रहा है वही रियलिटी है, लेकिन जो आंसर बता रहा है वो नो के फॉर्म में बता रहा है, तो ट्रू नेगेटिव हो जाएगा। फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा, जो आंसर बता रहा है और जो रियलिटी है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो आंसर बता रहा है वो पॉजिटिव बता रहा है, तो ट्रू फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव क्या होगा, जो ये आंसर बता रहा है और जो रियलिटी है वो दोनों मैच नहीं कर रहा आपस में, लेकिन जो आंसर, तो वो हो जाएगा फॉल्स, और जो आंसर बता रहा है वो नेगेटिव बता रहा है, फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें क्या है, रियलिटी है, रियलिटी या तो यस होगा या तो नो होगा, और ये प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन भी या तो यस होगा या तो नो होगा। तो जब रियलिटी रियलिटी मैच कर जाएगा और यस रहेगा, तो देखो जब भी रियलिटी रियलिटी मैच करेगा ट्रू हो जाएगा, यस निगेटिव और पॉजिटिव बाद में जाएगी। रियलिटी के साथ रियलिटी मैच किया तो ट्रू, उसके आगे ट्रू लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे रियलिटी यस है और ये भी यस है, तो उसके आगे ट्रू लग जाएगा, अब क्योंकि ये यस के फॉर्म में है तो पॉजिटिव लग जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो इस जगह पे, यहाँ पे रियलिटी ये है और ये रियलिटी ये आपस में दोनों मैच नहीं कर रहा, तो सबसे पहले फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद, क्योंकि प्रेडिक्शन यहाँ पे क्या है, यस के फॉर्म में है, देखो रियलिटी के साथ मैच करेंगे, जब मैच होगा तो ट्रू और फॉल्स डिसाइड होगा, नहीं मैच होगा तो फॉल्स और मैच होगा तो ट्रू। लेकिन उसके बाद का जो शब्द है, यहाँ पे जैसे दो टर्म है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से इसको हटाते हैं। कई बार आता है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है या लिखने के लिए बोला जाता है, सबसे पहले कुछ मतलब नहीं है। इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, हर जगह दो पार्ट है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, दूसरे पार्ट में या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। इसको कैसे डिसाइड करते हैं, देखो प्रेडिक्शन जो है और रियलिटी जो है उसके साथ अगर मैच करता है तो सबसे पहले ट्रू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, TRU लिख देंगे, ठीक। यानी ये और ये मैच करेगा तो ट्रू लिखा जाएगा, नहीं मैच करेगा तो फॉल्स लिखा जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम केवल प्रेडिक्शन को देखेंगे, अगर वो यस है तो पॉजिटिव,
अगर नो है तो निगेटिव। यानी देखो यहाँ पे जानते, अब जैसे यहाँ पे कोई भी एट पॉइंट कोई भी चीज हम देखते हैं प्रेडिक्ट करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले देखो, अगर मान लो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है, ये और ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा मतलब फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। अब उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें अब इसको रियलिटी को नहीं देखेंगे, प्रेडिक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैच नहीं कर रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये यस बोल रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये नो बोल रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर ये नो बोल रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो नेगेटिव होने के साथ साथ क्या है, देखो यहाँ पे ये और ये मैच कर गया तो इसके आगे ट्रू लग जाएगा, और ये नहीं मैच कर रहा तो फॉल्स लग जाएगा, लेकिन क्योंकि ये नो है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। अब ये तुम्हारा एक इवोल्यूशन मेथड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है, एक्यूरेसी इक्वल टू करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल केसेस इनटू 100। ठीक है, तो करेक्ट प्रेडिक्शन क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। ठीक है, यानी नेगेटिव फॉर्म में दिया आंसर चाहे पॉजिटिव फॉर्म में दिया, लेकिन दोनों क्या है रियलिटी के साथ मैच कर रहा है, उसको जोड़ करके और जो भी होगा ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, यानी जितना टोटल केस होगा सबको जोड़ करके डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, और अगला फॉर्मूला क्या है देखते हैं। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन मतलब कितना प्रिसाइज है, यानी कितना ट्रू पॉजिटिव है और इसके जितना भी पॉजिटिव आंसर है उसको डिवाइड कर देंगे, यानी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा प्रिसीजन। ये फॉर्मूला याद रखना, इसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। अगला चलते हैं। अगला है रिकॉल। रिकॉल क्या होता है ये देख लो, ये रिकॉल, रिकॉल क्या होता है तो देखो यहाँ पे ध्यान से, कहा गया फ्रैक्शन। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव दैट केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड इन नॉन एज रिकॉल। रिकॉल क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड आर नॉन एज रिकॉल। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है रिकॉल का फॉर्मूला। रिकॉल का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, यानी टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन इज नोन एज क्या होता है रिकॉल वैल्यू। ओके, अब हम देखने वाले F1 स्कोर के बारे में। देखिए F1 स्कोर कैलकुलेट करने के लिए बार बार आता है, जैसे कि क्या है F1 स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे प्रिसीजन क्या है और रिकॉल क्या है। प्रिसीजन का फॉर्मूला अलग है, रिकॉल का फॉर्मूला अलग है। दोनों को निकालने के बाद दोनों का इंटू कर देंगे और उसमें इंटू 2 कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे प्रिसीजन प्लस रिकॉल। इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसी को F1 स्कोर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो F1 स्कोर इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और कैलकुलेट करने का यही तरीका है। क्लियर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका कंप्लीट ओवरव्यू आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला जो है, जिसमें मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल था उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उस पे केवल 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पूरे पार्ट ए जो था आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कवर नहीं किया है। और अभी जो मैंने बताया है केवल इतना ही आपको पढ़ना है, जो मैं छोड़ चुका हूँ उसको आपको पढ़ना ही नहीं है। यानी जो सिलेबस में जैसे केमैट वगैरह हो गया, कन्वोल्यूशन हो गया, वो मैट्रिक्स वगैरह हो गया, वो सब हम छोड़ दिए हैं। तो जो हम छोड़ दिए उसको आपको नहीं पढ़ना है, बस जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए हैं वो पीडीएफ पढ़ के जाना है, और साथ ही साथ ये वीडियो देख करके जाना है। इस वीडियो में जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ के जाना है। और हाँ, साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी पढ़ लीजिएगा, आप लोग टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं उसके बारे में वीडियो नहीं बताया हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और उससे केवल 10 ही मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। और क्लास में मैंने उसके बारे में बताया ये, तो वो तो कोई भी अंडरस्टूड है कि कोई भी कर लेगा उसको, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। देखिए इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, 21 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको केवल 15 क्वेश्चन ही करने हैं। तो एक बार क्वेश्चन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन इसमें नहीं करने हैं। तो कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं, सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। और साथ ही साथ सीक्वेंस वे में ही कीजिएगा, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि हर सेक्शन का जो क्वेश्चन होगा उसको सेम सीक्वेंस में करना है, इसका ध्यान दीजिएगा। टोटल 21 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक, बाकी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और 50 नंबर में से 50 नंबर लेकर के आइए, फिर बात किया जाएगा। और 11th में कंप्यूटर साइंस लीजिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।